हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा हम कर रहे थे मेधावी की तैयारी और बहुत सारे प्रीवियस पेपर हम कर चुके हैं, 3-4 कर चुके हैं। उनकी प्लेलिस्ट है, आप देख सकते हो। आप लोगों की बार बार डिमांड आ रही थी, जैसे ही मैंने एसएसटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाले हिंदी मीडियम में कि मैम इंग्लिश में करवाइए। तो जिन बच्चों को हिंदी मीडियम में नहीं समझ में आता वो इस वाली वीडियो को देख सकते हैं। अभी तक बहुत सारी वीडियो मैं डाल चुकी हूँ बेटे मेधावी की, तो उन सबको भी देखना और अच्छे से तैयार करना ताकि आपको अच्छे से पेपर में मार्क्स मिलें। और दूसरा बेटे एक कॉपी लेके बैठना, साथ साथ जो भी आपको डिफिकल्ट लगता है साथ के साथ लिख लेना। तीसरी बात, वीडियो जो है पूरी देखनी है, ऐसे काट काट के देखोगे समझ में नहीं आएगी, क्योंकि मैं एक क्वेश्चन के अलावा बहुत सारी बातें आपको बताती हूँ वीडियो में कि इसमें और क्या क्वेश्चन आ सकता है, किस तरीके के आ सकता है। तो अब सिर्फ आपको आंसर नहीं देखने हैं, पूरा अच्छे से सुनना है, टाइम देना है पढ़ने पे। टाइम दोगे तभी अच्छा कर पाओगे, ठीक है। और बेटे आपका इंग्लिश के साथ के साथ मैं कोशिश करूंगी कि आपके सारे के सारे जो पेपर हैं वो इंग्लिश मीडियम में भी डालती रहूं, ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। व्हाट इज ओशियन? ओशियन क्या होते हैं? ओशियंस हैं क्या? द लार्ज वाटर बॉडीज अराउंड द कॉन्टिनेंट्स आर कॉल्ड एज ओशियन। देखो बेटे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हिंदी में ओशियन को क्या बोलते हैं? महासागर। मैं इसका मैप दिखाती हूँ आपको, तब आपको समझ में आएगा। ये क्या है? कॉन्टिनेंट्स हैं। ये क्या है? यूरोप, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, और नीचे क्या है? अंटार्कटिका। ये सारे के सारे बच्चा क्या है? कॉन्टिनेंट्स हैं। इनके यहाँ जो ये वाटर है, ये वाटर बॉडीज जो है, ये पानी ही पानी है यहाँ पे। इस वाले एरिया को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं इसको? ओशियन बोलते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन आता है टोटल ओशियन कितने हैं? टोटल ओशियन कितने हैं बच्चे? 5 ओशियन हैं। कौन कौन से हैं? पैसिफिक ओशियन, ये सबसे बड़ा ओशियन है, ठीक है। पैसिफिक ओशियन सबसे बड़ा ओशियन है। याद कैसे रखोगे? देखो भाई हिंदी में मैंने एक ट्रिक करवाई थी कि पृथ्वी ने कितनी नाव बनाई? 5। पृथ्वी ने 5 नाव पानी में तैरा दी। ऐसे ही आप याद कर लो कि अर्थ ने ओशियन में कितनी बोट तैराई है? कितनी बोट? 5, ठीक है। तो आपने याद रखना कि पानी वाले महासागर यानी कि ओशियन जो होते हैं पानी से रिलेटेड होते हैं। तो टोटल कितने हैं? 5 हैं। तो एक है पैसिफिक, बिल्कुल आसान है। दूसरा बच्चा अटलांटिक, इंडियन ओशियन, और कौन सा? आर्कटिक ओशियन। और एक कौन सा रह गया? एक कौन सा रह गया भाई? साउथ ओशियन। साउथ ओशियन जो बेटे ये इनके तीनों का जो साउथ वाला वाटर है, यानी कि अटलांटिक का, पैसिफिक का और इंडियन ओशियन का, इनका जो साउथ वाला वाटर है ये उससे बनता है, साउथ ओशियन। यहाँ पे एक क्वेश्चन और आता है, कौन सा ऐसा ओशियन है जिसका नाम इंडिया के नाम पर है? तो कौन सा बेटे? इंडियन ओशियन। कौन सा है? इंडियन ओशियन। सबसे छोटा ओशियन कौन सा है? कौन सा बेटे? आर्कटिक ओशियन, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा है? पैसिफिक। और सबसे बिजी यानी कि बिजिएस्ट कौन सा है? अटलांटिक। और एक और क्वेश्चन आता है कि एस की आकृति कौन सा, एस की जो फॉर्मेशन है कौन सा ओशियन बनाता? तो ये अटलांटिक बनाता है। मैंने यहाँ पे कितने सारे क्वेश्चन करा दिए। एक है पैसिफिक ओशियन, अटलांटिक ओशियन और इंडियन ओशियन का जो साउथ वाला वाटर है उससे कौन सा ओशियन फॉर्म होता है? तो कौन सा होता है? साउथ ओशियन फॉर्म होता है। समझ में आ गया? तो सबसे बड़ा भी हमें पता चल गया, सबसे छोटा भी हमें पता चल गया। और जो कॉन्टिनेंट्स के चारों ओर वाटर है वही क्या कहलाता है? ओशियन कहलाता है। फिर क्वेश्चन आता है कि टोटल कॉन्टिनेंट किसे कहते हैं? जो अर्थ वाला एरिया है, ये वाला अर्थ में कौन सा लैंड वाला जो एरिया है उसे कहते हैं कॉन्टिनेंट, ठीक है। अब टोटल कॉन्टिनेंट कितने हैं? कॉन्टिनेंट्स हैं बेटे 7। कितने कॉन्टिनेंट्स हैं? 7। हिंदी में इन्हें महाद्वीप बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में? महाद्वीप। तो मैंने हिंदी में ये ट्रिक करवाई थी, आपने वीडियो भी देखी होगी कि पृथ्वी ने दिवाली पर कितने दीप जलाए? 7 द्वीप जलाए। कितने जलाए? 7 दीप, दीप द्वीप, ठीक है। तो 7 दीप जलाए तो उससे क्या हो गया? महाद्वीप, ठीक है। द्वीप किसे कहते हैं बेटे? वाटर में जो एरिया, लैंड वाला एरिया ऊपर उठा हुआ होता है उसे क्या कहेंगे? उसे कहते हैं द्वीप। और महाद्वीप यानी कि बड़े वाले जो द्वीप हैं उन्हें महा मतलब होता है बड़ा। तो टोटल द्वीप हैं बेटे कितने? महाद्वीप 7 हैं, 7 हैं। याद कैसे करोगे? देखो भाई ये वाला है एशिया, भारत एशिया में है। भारत कहाँ पे है? एशिया में। क्वेश्चन आता है भारत कौन से महाद्वीप में है, कौन से कॉन्टिनेंट में है? कौन से है? एशिया में, ठीक है। याद रखना है इस चीज को। और एशिया हो गया एक हो गया अफ्रीका, एक हो गया यूरोप,
एक हो गया नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और पूरे हो गए हैं, एक ऑस्ट्रेलिया और एक नीचे है अंटार्कटिका। एक क्वेश्चन और बता देती हूँ बेटे, अंटार्कटिका जो है वो महाद्वीप, इतना इस महाद्वीप में कोई भी इंसान नहीं रहता। यहाँ पे पेंगुइन नाम के जो पक्षी होते हैं ना, केवल वो रहते हैं। यहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है, इसलिए कोई भी नहीं रहता है। एक क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है, या सबसे कम देश किस महाद्वीप में है? वो बेटे ऑस्ट्रेलिया में। सबसे छोटा भी यही है, देखो देखने में भी पता चल रहा, बाकियों का एरिया कितना ज्यादा है ना। एरिया समझते हो ना, ये वाला एरिया कि ये कितने बड़े हैं। एरिया मतलब ये कितने बड़े हैं, देखो यहाँ पे कितने बड़े हैं कितने छोटे हैं, इनका एरिया देखो बड़ा बड़ा है, ऑस्ट्रेलिया का छोटा सा है। तो ऑस्ट्रेलिया जो है बेटे वो ऐसा महाद्वीप है जिसमें केवल 14 देश है, केवल 14 देश हैं, ठीक है, 14 कंट्रीज हैं। याद रखोगे। सबसे छोटा कौन सा कॉन्टिनेंट है? ऑस्ट्रेलिया। और कौन सा ओशियन है? आर्कटिक, ठीक है। कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें बर्फ ही बर्फ है? अंटार्कटिका। यहाँ पे कौन सा ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसमें इंसान नहीं रहते, जो है ह्यूमन नहीं है, वो कौन सा है? अंटार्कटिका, ठीक है। और सबसे बड़ा कौन सा? एशिया। भारत किस में है? एशिया में। याद हो गया। टोटल कितने कॉन्टिनेंट हैं? 7 हैं। याद हो चुकी हैं ये चीजें आपको, और इजी भी हैं, समझ आ रही हैं। अब चलते हैं अपने इस पे, देखो यहाँ पे देयर आर 7 कॉन्टिनेंट एंड 5 ओशियंस ऑन अर्थ। मैप मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है। अब देखो द लार्ज वाटर बॉडीज, जो बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज हैं लार्ज अराउंड द कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट्स के चारों ओर, और कॉल्ड एज ओशियन। क्या कहलाती है? ओशियन। एग्जाम्पल दे रखा, इंडियन ओशियन, पैसिफिक ओशियन, बहुत सारे हैं। व्हाट आर कॉन्टिनेंट्स? कॉन्टिनेंट्स आर बिग पीसेस ऑफ लैंड, जमीन के बड़े बड़े टुकड़े, विच कंटेन्स मेनी कंट्रीज, जिनमें बहुत सारे कंट्रीज हैं। समझ आ गया? इन्हें कहते हैं कॉन्टिनेंट्स, यानी कि महाद्वीप। क्यों बता रही हूँ हिंदी? कई बार हमें दोनों ही शब्दों का प्रयोग पता होना चाहिए कि इसका मतलब क्या होता है। विच ओशियन इज द स्मॉलेस्ट वन ऑन द अर्थ? मैंने बताया था कौन सा ओशियन सबसे छोटा है? आर्कटिक। कौन सा बच्चे? आर्कटिक ओशियन सबसे छोटा है। याद रखना, अभी समझाया था। विच कॉन्टिनेंट हैज वेरी लेस कंट्रीज? कौन सी कॉन्टिनेंट है, कौन सा महाद्वीप है जिसमें वेरी लेस यानी कि बहुत कम कंट्री है? सी द वर्ल्ड मैप। वर्ल्ड मैप मैंने अभी आपको दिखाया था, कौन सा था? ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट हैविंग वेरी फ्यू कंट्रीज। 14 कंट्रीज हैं। मैंने गूगल पे भी सर्च किया था इसका, कितने कंट्रीज है इसमें? 14 है। हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर ऑन अर्थ? जल्दी से बताओ इसका, कितने हैं? 7। और जो ओशियन है वो कितने बेटे? 5। व्हाट इज पेंजिया? अब आपको एक और बात पता करनी है, पेंजिया क्या है बेटे? आज से 2.5 करोड़ ईयर पहले क्या हुआ था कि सारे के सारे जो एक कॉन्टिनेंट है ना, जो अभी हमने पढ़े, एशिया, अफ्रीका, ये सारे पढ़े थे अभी हमने, ये सारे के सारे एक दूसरे से जुड़े हुए थे, ऐसे जुड़े हुए थे, और उनको एक ही नाम दिया गया था, दैट इज कॉल्ड पेंजिया। क्या था? पेंजिया। अब मैं इसको भी दिखाती हूँ आपको, इसका भी आपकी बुक से ही मैंने लिया है। देखो इस तरीके से ये सारे आपस में जुड़े हुए थे, ये आपस में जुड़े हुए थे, और इसको ही नाम दिया गया था पेंजिया। क्या नाम दिया गया था? पेंजिया। और इसके जो आसपास जो वाटर था, इसको भी एक ही नाम दिया था। क्या दिया था? पेंथलासा। क्या दिया था? पेंथलासा। जो ओशियन था, एक बड़ा सा ओशियन, उसको नाम दिया गया था पेंथलासा, और सारे के सारे जो कॉन्टिनेंट थे उसको नाम दिया गया था पेंजिया, ठीक है। याद रखना है। इससे कितने वो बने भाई ओशियन? इससे बने 5 ओशियन, और इस पेंजिया के टुकड़े होके कितने बने कॉन्टिनेंट? 7 कॉन्टिनेंट, ठीक है। याद रखना। देखो ये इसके स्टेजेस दे रखे, किस तरीके से अलग होते गए, है ना। इस पे हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी करते हैं हम क्वेश्चन। पेंजिया समझ में आ गया। अगला है विच प्लेस ऑफ द अर्थ इज द कोल्डेस्ट वन? कौन सा प्लेस है जो अर्थ का कोल्डेस्ट वन है? हु लिव्स देयर? मैंने बताया था बेटे, अंटार्कटिका जो महाद्वीप है, अंटार्कटिका जो कॉन्टिनेंट है, वो सबसे कोल्डेस्ट है, यानी कि सबसे ठंडा है अर्थ के ऊपर। वहां पे कोई भी इंसान नहीं रहता। नो पर्सन लिव्स हियर, ओनली पेंगुइन लिव्स देयर। कौन रहते हैं? पेंगुइन नाम के पक्षी रहते हैं वहां पे। हाउ मच टाइम द अर्थ टेक्स इन वन रोटेशन ऑफ द अर्थ राउंड द सन? सन के चारों ओर जाने में जो अर्थ है वो कितना टाइम लेती है? वो लेती है बेटे 365 डेज, 5 hours 46 seconds
इन टेकिंग वन रोटेशन। क्वेश्चन पेपर में ये भी आ सकता है, इस तरीके से भी आ सकता है, ये भी आंसर ठीक माना जाएगा। ठीक है, इसको भी याद रखना आपने। व्हाट इज, ये समझ में आ गया ना, सन के चारों ओर, और अपनी जब पृथ्वी है वो खुद भी घूमती रहती है, खुद भी रोटेट होती रहती है। ठीक है, तो वो कितनी देर में कंप्लीट करती है? 24 आवर में। ठीक है, क्वेश्चन आता है कि जो सीजन्स है वो किसकी वजह से हैं? तो बेटे वो जो सन के चारों ओर घूमती है ना हमारी पृथ्वी, उसकी वजह से सीजन्स हैं, और डे नाइट बनते हैं जो खुद ही घूमती रहती है पृथ्वी अपनी उस पे। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट लाइन विच डिटरमाइन द टाइम ऑफ ऑल कंट्रीज? ये होती है बेटे मेन मेरिडियन। यहाँ पे ई आएगा, ये स्पेलिंग थोड़ी गलत कर रखी है इन्होंने। ठीक है, MA नहीं है, ME है, मेरिडियन। मेन मेरिडियन जो मेन लाइन होती है, जो इसको आप लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड जो होते हैं लॉन्गिट्यूड में, तो ये मेन मेरिडियन लाइन होती है। ये आपको बताएंगे हम, अच्छे से समझाएंगे कॉन्सेप्ट, तब पूरे चैप्टर को तब मैं बताऊंगी कि कौन सी होती है। ठीक है, यहाँ पे अभी याद कर लेना, मेन मेरिडियन लाइन जो है टाइम बताती है, जो टाइम डिसाइड करती है। ठीक है, हाउ मेनी टाइप ऑफ द फॉरेस्ट ऑल? फॉरेस्ट जो होते हैं, जंगल जो होते हैं, कितने टाइप के हैं? 2 टाइप के हैं, एवरग्रीन जो सदाबहार रहते हैं, और रेन वर्षावन। ठीक है, अगला है हु डू बेयर लीड द विंटर? हु नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा व्हाई डू बेयर लीड द विंटर सीजन बाय स्लीपिंग? जो भालू होता है वो विंटर सीजन यानी कि सर्दी का जो मौसम है वो सो के क्यों गुजारते हैं? इन विंटर सीजन, सर्दी के मौसम में, बेयर डू नॉट गेट सफिशिएंट फूड, इन्हें फूड नहीं मिलता है सफिशिएंट। दे कलेक्ट द फूड मटेरियल बिफोर विंटर, ये सर्दियां आने से पहले ही क्या करते हैं? फूड को कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। रिमेन अलाइव बाय कंज्यूमिंग फैट प्रेजेंट इन देयर बॉडी, और जिंदा रहते हैं, जो फैट इनकी बॉडी में होता है उसी को कंज्यूम करते रहते हैं। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ टॉप पॉइंट एंड बॉटम पॉइंट ऑफ द अर्थ? अब देखो भाई, अर्थ होती है इस तरीके के गोलाकार की। ठीक है, ये बिल्कुल गोल नहीं बना मुझसे, जो इसका ऊपर का यानी कि ये वाला पोल होता है, ये नॉर्थ पोल, और ये वाला जो होता है नीचे की तरफ उसे बोलते हैं साउथ पोल। क्या बोलते हैं? साउथ पोल। ऊपर वाला नॉर्थ पोल और नीचे वाला साउथ पोल। द टॉप पॉइंट यानी कि ये वाला पॉइंट, द टॉप पॉइंट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एज द नॉर्थ पोल, व्हाइल द बॉटम यानी कि नीचे का पॉइंट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड साउथ पोल। याद रखनी है स्टेटमेंट्स, ऐसे मत सोचना बस पता चल गया और याद नहीं, आपको तो पूरी स्टेटमेंट समझ में आनी चाहिए अगर आपको सेंटेंस नहीं फॉर्म करने आते हैं। द अर्थ इज राउंड, धरती गोल है। हु फाउंड दिस फैक्ट? ये फैक्ट किसने बताया? द एंशियंट यूनानी मैथमेटिशियन पाइथागोरस फाउंड द फैक्ट दैट इज अर्थ इज राउंड। किसने बताया था भाई? ये यूनान के एक मैथमेटिशियन थे, गणितज्ञ थे, जिन्होंने बताया था, पाइथागोरस नाम था उनका, जिन्होंने बताया था कि अर्थ जो है राउंड है। वेयर एंड व्हेन द मैप वाज मेड? पहला मैप कब और कहाँ पे बना था? ये बना था, द फर्स्ट मैप वाज प्रिपेयर्ड इन इराक, इराक में बनाया गया था 2500 ईयर्स एगो। ठीक है, ये भी याद करने की बात है। नेम एटलीस्ट 4 एनिमल्स हु लिव इन मेडिटेरियन फॉरेस्ट। मेडिटेरियन फॉरेस्ट जहाँ पे ये 0 डिग्री लाइन होती है हमारी इक्वेटर लाइन के इधर और इधर। ठीक है, इस वाले एरिया में जो फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे जो भी जानवर रहते हैं, उनमें जो भी एनिमल रहते हैं उनके नाम बताओ। डियर, जिराफ, जेब्रा, यानी कि जीब्रा इसकी सही प्रोनाउंसिएशन होती है। ठीक है, जीब्रा, हम वैसे बोल देते हैं जैब्रा, लेकिन जीब्रा होती है। वाइल्ड मेल बफेलो, ये सब वहाँ पे रहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अगले पेज पे। उम्मीद करती हूँ बच्चे आपको समझ में आ रहा है। समझ आ रहा है तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आप लाइक करते हो तो मुझे बड़ा मोटिवेशन मिलता है कि बच्चों को समझ में आ रहा है। हु लिव इन गोबी डेजर्ट? गोबी डेजर्ट, ये देखो बिल्कुल दिख नहीं रहा आपको अच्छे से क्योंकि थोड़ा सा ब्लर हो गया है। गोबी डेजर्ट जो है, पहली बात तो बताओ ये है कहाँ पे? तो ये बेटा 2 देशों के बीच में, एक तो मंगोलिया और एक चाइना। ठीक है, इन दोनों का एरिया जो है, इन दोनों देशों का कुछ एरिया गोबी डेजर्ट में पड़ता है, गोबी रेगिस्तान में। तो इसमें रहता कौन है? ये है वंडर्स। वंडर्स कौन होते हैं बेटे? खानाबदोश लोग, जो घुमक्कड़ होते हैं, एक स्थान पे नहीं रुकते, इधर से उधर अपना सामान उठा के, कभी यहाँ पे हैं, वहां का सामान खत्म हो गया तो दूसरी जगह चले जाते हैं, तो इन लोगों को बोलते हैं वंडरर्स। ठीक है, खानाबदोश लोग। मंगोलियन, जो मंगोल के लोग हैं। शेपर्ड्स यानी कि जो भेड़ बकरी चराने वाले लोग हैं, वो यहाँ पे
रहते हैं। इनको गडरिया इसकी एग्जैक्ट हिंदी होती है, ठीक है। व्हाट वाज रैम? रैम क्या होती थी? रैम इज ए पॉइंटेड पार्ट ऑफ द फ्रंट ऑफ द शिप विच वॉज यूज टू मेक होल इन द एनमीज शिप। देखो बेटे, जो समुद्री जहाज होते थे ना, इतना अच्छा नहीं बनेगा मेरे से, उनमें एक आगे ना नोक होती थी। ये नोक किस लिए होती थी? इस नोक को ही रैम बोला जाता था। जो दुश्मन के जहाज होते थे ना, एनमीज शिप, उनमें ये छेद कर देती थी। छेद क्यों? होल होता छेद करना। क्यों कर देती थी? ताकि उनमें पानी घुस जाए और वो डूब जाएं, ठीक है। तो रैम पता चला। रैम क्या था? एक ऐसा पार्ट था, पॉइंटेड पार्ट था, जिसका यूज किया जाता था टू मेक होल इन द एनमीज शिप। समझ आई बात? अगला चलते हैं। व्हाट हैपन व्हेन, सुनने पे ध्यान दो क्या कह रही हूँ, थोड़ा सा ब्लर है। व्हाट हैपन व्हेन द ऑयल स्लिक इनटू द सी? क्या होता है जब ऑयल जो है समुद्र में गिर जाता है या ऑयल की परत जम जाती है? राइट टू रीजन। टू रीजन बताएं क्या होता है वहां पे। दो बातें बतानी हमने। व्हेन द ऑयल थिकनेस इन द सी, जब ऑयल की एक मोटी परत होती है तो इट फ्लोट ऑन द अपर सरफेस। अपर सरफेस देखो बेटे, मान लो ये समुद्र का पानी है और इसके ऊपर ऑयल डल गया, तो एक मोटी परत जो है ये पानी के ऊपर तैरती रहती है। इट स्टिक्स द विंग्स ऑफ द बर्ड्स, और जो पक्षी होते हैं जो इसके ऊपर आते हैं उनकी ये चिपका देती है किनको? विंग्स को। विंग्स क्या होती है? उनकी पंख। विद द रिजल्ट ऑफ दैट दे डू नॉट फ्लाई, जब उनके पंख चिपक जाएंगे तो बेटे वो उड़ नहीं पाएंगे, ठीक है। उड़ नहीं पाएंगे तो क्या होगा? उनकी मृत्यु हो जाती है। द मरीन फिश एंड अदर एनिमल डू नॉट रेस्पायर एंड सो दैट स्टार्ट डाइंग, वो सांस नहीं ले पाते हैं। जो समुद्री मछलियां होती हैं और जो अदर एनिमल हैं वो सांस नहीं ले पाते हैं और क्या होता है फिर? वो मरना शुरू हो जाते हैं। वेयर इज द डीपेस्ट ऑयल वेल इन द सी? तेल के बहुत बड़े क्षेत्र कहाँ पे हैं? कौन से सागर में है? इन अरेबियन सी। कौन से सागर में है? अरेबियन सी में है, ठीक है। हाउ डज क्लाउड्स फॉर्म? क्लाउड कैसे बनते हैं? क्लाउड की फॉर्मेशन कैसे होती है? व्हेन द सन शाइन्स ओवर द ओशियन मिलियन ऑफ लीटर वाटर इवेपोरेट एंड फॉर्म क्लाउड। देखो बेटे क्या होता है, मान लो, समझना इस बात को। ये है पानी, ये है वाटर, ठीक है। ऊपर सनलाइट है, आ रही है यहाँ पे। ये पानी क्या हुआ? गर्म हो गया, तो इससे क्या हो गया? भाप बन बन के इवेपोरेट हो गया, ठीक है। क्या हो गया? इवेपोरेट हो गया। और ऊपर जाके क्या हो गया? ये बादल बन गया और फिर क्या हो जाती है? बारिश हो जाती है ना। जब भी आप कभी भी पतीला पानी का देखना, गैस पे गर्म करते हो तो क्या होता है? वो भाप बन बन के उड़ता रहता है। तो ऐसे ही जब सनलाइट इस पे पड़ती है, ओशियंस पे, तो क्या होता है? वहां पे सी पे पड़ती है, उसका पानी गर्म होता है और भाप बन बन के ऊपर जाता रहता है और फिर बादल का रूप ले लेता है, ठीक है। व्हाट इज ट्रेंच? ट्रेंच क्या होती है बेटे? देखो पहले आपको लोकल समझा देती हूँ बिल्कुल आसान भाषा में, कि जो समुद्र होता है ना, जो सी होता है, उसके नीचे जो तल होता है ना, उसमें जो खाई बन जाती है ना बेटे, उसमें जो खाई बन जाती है उसे क्या कहते हैं? ट्रेंच कहते हैं। अब समझो, द वैलीज यानी कि घाटी, विच ब्रेक जो तोड़ती है, द बॉटम ऑफ द सी, जो क्या तोड़ के बनती है? बॉटम, यानी कि जो तल है, समुद्र का तल है, बॉटम है, उसको तोड़ के गहरी बनती जाती है। देर आर कॉल्ड एज ट्रेंच। यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा, इस बुक में बड़ी गलतियां भाई, ठीक है। दे आर कॉल्ड एज ट्रेंच, उन्हें कहते हैं ट्रेंच। मोरियाना ट्रेंच जो है सबसे बड़ी ट्रेंच है, और ये कौन से उसमें है? ओशियन में, ये है पैसिफिक ओशियन में, ठीक है। ये बोनस टिप थी आपके लिए। व्हाट इज आइस एज? आइस एज क्या है? आइस एज वो एज है बेटे जब हमारी जो अर्थ थी वो कवर थी किससे? स्नो से। किससे कवर थी? स्नो से। द पार्ट ऑफ द अर्थ रिमेन कवर्ड विद स्नो, दैट एज वॉज कॉल्ड एज आइस एज। यहाँ पे इट लिखा हुआ, यहाँ पे दैट वॉज कॉल्ड एज आइस एज। समझ आ गया? जब हमारी धरती जो थी बर्फ से ढकी हुई थी, उस समय के जो था तो उसे आइस एज कहा जाएगा, ठीक है। अगला है व्हाट इज कम्युनिकेशन। अब मैं भी आपसे क्या कर रही हूँ? कम्युनिकेट कर रही हूँ। जब भी हम किसी से बात करते हैं और किसी भी माध्यम से, किसी भी सोर्स के माध्यम से करते हैं, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। द प्रोसेस ऑफ टॉकिंग, जो बात करने की प्रक्रिया, टू समबडी, किसी से भी, विद हेल्प ऑफ सम सोर्स,
सम सोर्स क्या, जैसे लिख के बात कर सकते हो, टीवी के माध्यम से बात कर सकते हो, न्यूज़पेपर के माध्यम से बात कर सकते हो, विच इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। समझ में आया, इसे हिंदी में संचार बोलते हैं। व्हाट इज शिप बोट, शिप बोट होते बेटे पनडुब्बी। ये क्या होती है, द शिप विच कैन फ्लोट, जो तैर सकता है वाटर के ऊपर, एंड कैन डाइव, और नीचे भी जा सकता है यानी कि उसके तल में भी, विच कैन डाइव इन द वाटर इज सेड शिप बोट। यहाँ पे भी बेटे फुल स्टॉप आएगा, ना कि क्वेश्चन मार्क, ठीक है। व्हाट इज स्पेस सेंटर, स्पेस सेंटर क्या होता है। स्पेस सेंटर इज लाइक ए सैटेलाइट वेयर पीपल कैन लिव फॉर सेवरल डेज विदाउट रिटर्निंग द अर्थ। ये स्पेस सेंटर जो बेटे एक सैटेलाइट की तरह है, जहाँ पे क्या लोग रह सकते हैं धरती पे कुछ दिन आए बगैर भी, वहां पे आराम से अंतरिक्ष में उनमें रह सकते हैं। दैट इज कॉल्ड स्पेस सेंटर, ठीक है, एक सैटेलाइट की तरह होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या होती है। अब बताओ गवर्नमेंट क्या होती है। अब हम कहते हैं अरे मोदी गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट है, इस तरीके से हम आपने अपनी आम भाषा में सुना होगा। तो बेटे गवर्नमेंट जो होती है, इट्स सच एसोसिएशन विच फॉर्म एंड परफॉर्म द रूल्स एंड लॉज फॉर द सिटीजन। सिटीजन कौन, हम लोग, हम कहाँ के सिटीजन हैं, इंडिया के सिटीजन हैं। तो हमारे लिए जो गवर्नमेंट रूल बनाती है, लॉज बनाती है, उसी बॉडी को हम कहते हैं गवर्नमेंट, ठीक है। जो हमारे लिए रूल बनाती है, कानून बनाती है, तो क्या हो गया वो, और पूरा सबको लागू करती है, तो ये किसका हिस्सा है, गवर्नमेंट करती है ये सब कुछ। समझ आया, यानी कि जो शासन चलाती है, कानून बनाती है, वही क्या कहलाती है, गवर्नमेंट। व्हाट इज डिक्टेटरशिप, बेटे डिक्टेटरशिप क्या होती है। इन दिस सिस्टम, इस तरह के सिस्टम में, वन मैन एक्ट लाइक किंग हु मेक्स लॉज एंड रूल। बेटा जो डिक्टेटरशिप क्या होती है, उसमें एक ही आदमी होता है जो क्या करता है, एक राजा की तरह खुद कानून बनाता है और खुद ही लागू करता है, विद द हेल्प ऑफ सम पर्सन, थोड़े बहुत लोगों की हेल्प लेता है, उसे कहते हैं डिक्टेटरशिप। क्या कहेंगे, डिक्टेटरशिप। हिंदी में से तानाशाही कहते हैं कि एक ही आदमी, जैसे अब क्या है, अब यहाँ पे क्या डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में क्या होता बच्चा, कि लोग चुनते हैं कि कौन हमारे लिए कानून बनाएगा। एक डेमोक्रेसी में होता है लोगों की सरकार होती है, लोग उसको चुनते हैं, लोगों की गवर्नमेंट होती है, पीपल्स गवर्नमेंट, ठीक है, डेमोक्रेसी में। लेकिन डिक्टेटरशिप में क्या होता है, एक ही आदमी होता है जो सारे के सारे रूल लागू करता है, ठीक है। राइट द नेम ऑफ ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी ऑफ गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो होती है उसके कौन कौन से पार्ट हैं, पूरी मतलब इसके 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ बेटे। लेजिस्लेटिव, लेजिस्लेटिव का क्या काम है, इट फ्रेम द लॉज। देखो बेटा ये इसका पूरा कॉन्सेप्ट मैं आपको चैप्टर पढ़ाते हुए करवाऊंगी, यहाँ पे सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रही हूँ। ये जो होता है लेजिस्लेटिव का काम क्या है, लॉ बनाना। एल से लेजिस्लेटिव और एल से लॉज। ये क्या बनाती है, लॉज बनाती है। एग्जीक्यूटिव क्या करती है, इनको एग्जीक्यूट करती है, यानी कि जो कानून बन गए ना, जैसे एक कानून क्या बना, 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं बेटे, उनको एजुकेशन फ्री मिलनी चाहिए और एजुकेशन जरूर मिलनी चाहिए। तो ये जो एग्जीक्यूटिव है ना, ये तो लेजिस्लेटिव ने तो बना दिया, एग्जीक्यूटिव का काम क्या है, इसे लागू करना। जहां पे उल्लंघन हो रहा है क्या, उसके खिलाफ दर्ज होती है। फिर जुडिशरी, जुडिशरी इट गिव जजमेंट ऑन टू द पब्लिक। किसी के साथ गलत होता है तो वो न्याय मांगता, कहाँ से, जुडिशरी से, न्यायपालिका से, ठीक है। इसका काम क्या करना है, न्याय करना है, ठीक है, जजमेंट देना है। समझ आ गया, 3 पार्ट है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। व्हेन डिड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एनफोर्स्ड, कब बनाया गया था, ये नहीं पूछा गया। यहाँ पे क्या बना है, कब लागू हुआ। बनाया गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन एनफोर्स्ड यानी कि कब से लागू हुआ। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एनफोर्स्ड ऑन 26 जनवरी 1950, 1950, 26 जनवरी 1950, 26 जनवरी 1950 को ये लागू हुआ था। फॉर्म कब हुआ था, बना कब था, 26 नवंबर 1949, याद रख लेना। अब आप पूछोगे व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन, अ बुक ऑफ लॉ एंड रूल इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। एक ऐसी बुक जिसमें लॉ है यानी कि कानून है और नियम है, उस बुक को क्या कहेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत बड़ी बुक है ये। राइट द नेम ऑफ दोज कंट्रीज वेयर डेमोक्रेटिक रूल्स आर फॉलोड। अभी मैंने बताया था ना डेमोक्रेसी क्या, जहां पे लोगों की चुनी हुई गवर्नमेंट होती है, लोगों ने चुनी। हम
जो 18 ईयर्स से अब होते हैं वो वोट डालते हैं, उन लोगों द्वारा जो चुनी हुई गवर्नमेंट होती है उसे कहते हैं डेमोक्रेसी। तो ऐसे कितने कौन कौन सी कंट्रीज हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी, जहाँ पे लोगों की चुनी हुई सरकार काम करती है? एक तो इंडिया, बिल्कुल, यूएसए, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, फ्रांस, जर्मनी, जापान, ये वो कंट्री हैं जहाँ पे डेमोक्रेसी है। व्हाट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन क्या होती है बेटे? देखो, नेशनल जो चीज होती है वो हमारे देश के अंदर, हमारे देश के, जैसे हम कहते हैं नेशनल गेम। नेशनल गेम क्या? आपस में हमारे जो स्टेट हैं उनके बीच में। और जब इंटरनेशनल हो जाती है तो अलग अलग कंट्री, ऐसे इनसे ऑर्गेनाइजेशन होती है कोई भी संस्था। तो बेटे इंटरनेशनल यानी कि बहुत सारे कंट्री जो मिलके कंबाइन होके कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं उसे क्या कहेंगे? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, दैट ऑर्गेनाइजेशन विच आर फॉर्म द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस डिफरेंट कंट्रीज इज कॉल्ड एज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। जैसे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, सार्क। अब यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे आ जाता पेपर में कि यूएनए का फुल फॉर्म क्या होगा? यूएनओ का फुल फॉर्म क्या होगा? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई ये भी पूछा जा सकता है। तो कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। क्यों हुई थी? अब आगे पढ़ेंगे वो क्यों हुई थी, उसमें ही समझाऊंगी आपको। ठीक है, अगला है राइट द नेम ऑफ इंडियन नेशनल सिंबल। बेटे इन सिंबल्स के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ, बहुत अच्छा है, तो आप नेशनल सिंबल वहां से भी देख सकते हो। यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी कराऊंगी, कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं दूंगी क्योंकि वहां मैंने बड़े अच्छे से समझाया हुआ। नेशनल सिंबल जो हमारे, नेशनल फ्लैग, ट्राई कलर फ्लैग, तिरंगा झंडा। नेशनल सिंबल हमारा क्या है? एनग्रेव्ड लाइन ऑन अशोका पिलर। जो अशोका पिलर पर उत्कीर्ण है, 4 शेरों वाली मूर्ति सी है ना, तो वही वाला हमारा नेशनल सिंबल है। नेशनल एंथम कौन सा है? जन गण मन। किसने लिखा? रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। नेशनल फ्लावर लोटस। नेशनल बर्ड पिकॉक। नेशनल एनिमल रॉयल बंगाल टाइगर। नेशनल रिवर गंगा। नेशनल फ्रूट मैंगो। नेशनल गेम हॉकी। नेशनल वाटर एनिमल गंगा डॉल्फिन। नेशनल ट्री बनियन ट्री। ठीक है, पूरा अच्छे से वहां से देख लेना, लेकिन इन सबको बेसिक मत देखना बेटे, टाइम ना हो तो, लेकिन पूरा याद कर लेना। ठीक है, एक भी नहीं छोड़ना, पेपर में एक आध दिन में से आ जाएगा। व्हाट आर द फंक्शन ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जो है क्यों बनाई जाती हैं? टू मेंटेन पीस इन द वर्ल्ड। मेंटेन पीस इन द वर्ल्ड, पूरे संसार के अंदर शांति बनाए रखने के लिए। अब शांति की जरूरत क्यों पड़ जाती है? कई देशों में आपस में किसी भी बात को लेके युद्ध छिड़ जाते हैं, तो जो ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं ये इनमें आपस में सुलह करवा सकती हैं और युद्ध को टाल सकती हैं, वॉर को टाल सकती हैं। इसीलिए इनकी फॉर्मेशन हुई है। टू डू ह्यूमन वेलफेयर वर्क, मनुष्य के कल्याण के लिए ये काम करती हैं, इसलिए बनाई गई हैं। राइट टू मेन एम ऑफ यूएनओ। यूएनओ के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? टू सेव द फोर्थ कमिंग जनरेशन फ्रॉम द बैटल एंड देयर फेटल कॉन्सिक्वेंसेस। बेटे इसमें क्यों बनाया गया है कि जो हमारी आने वाली पीढ़ियां हैं, फोर्थ कमिंग जनरेशन जो हैं, वो किससे? युद्धों से बची रहें और युद्ध से होने वाले नुकसानों से बच जाएं। इसीलिए यूएनओ को बनाया गया है। टू सॉल्व द डिस्प्यूट बाय म्यूचुअल कन्वर्सेशन, जो भी अगर आपस में लड़ाइयाँ होती हैं, उनके कोई भी झगड़े होते हैं, तो उनको आपस में बातचीत के द्वारा सुलझाने के लिए यूएनओ की क्या की गई है? ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया है। व्हाट इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन? दोबारा रिपीट में आ गया, हमने कर लिया है। राइट द नेम ऑफ सार्क कंट्रीज। सार्क में कौन, सार्क की फुल फॉर्म आ सकती है भाई, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ठीक है, कोऑपरेशन TION आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से देश हैं ये याद कर लेना। मालदीव्स, ये भी एक तरीके की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो इसमें कई सारे देश है। कौन कौन से हैं? 8 कंट्रीज हैं। कितने कंट्रीज हैं? 8। मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया। ठीक है। हु इस्टेब्लिश इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी। जो रेड क्रॉस सोसाइटी है बेटे, उसकी
स्थापना क्यों की गई है इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी? बेटे ये की गई है जो किसी भी प्रकार की आपदा होती है और मनुष्य को नुकसान पहुंचता है तो उनकी हेल्प के लिए की गई है। उनको एक तरीके से चिकित्सक हेल्प यानी कि जैसे फर्स्ट एड टाइप से देते हैं, उसके लिए इसकी पूरा का पूरा इंटरनेशनल रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की गई है। किसने की थी? सर हेनरी डोनट एंड गुस्तेव मायोनियर ने 1863 में की गई थी रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना। कहाँ पे? स्विट्जरलैंड के जिनेवा में। ठीक है, उम्मीद करती हूँ बेटे आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, ये सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे और इसके अगले 2 पार्ट और मैं निकालूंगी जो मैं हिंदी में भी करवा चुकी हूँ, आप इनको इंग्लिश में भी देख सकोगे। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना